बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। खान साहब खुद को सिराजुद्दौला और बाकियों को मीर जाफ़र और मीर सादिक समझते हैं। जब तक खान साहब के सर पे हाथ था तो खान साहब को खालिद बिन वलीद याद थे और अहम शख्सियात याद थी, लेकिन जैसे उनके सर से हाथ हटा है उनको कुछ लोग मीर जाफ़र और मीर सादिक लगने लगे हैं। वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वो किसको कह रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की कुछ ख़ास शख्सियात की जानिब है। हाँ साहब ने एबटाबाद में जलसा किया और उस जलसे में जिस तरह सरकारी वसाइल को झोंका गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पूरा जोर लगा दिया कि जलसा कामयाब हो, क्योंकि खान साहब के पिछले दो जलसे बुरी तरह फ्लॉप रहे थे। लाहौर और मियांवाली के जलसे में वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका खान साहब को जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। तो इस बार उन्होंने पूरा जोर लगाया और पूरी खैबर पख्तूनख्वा की जो सरकारी मशीनरी है उसको इसमें झोंक दिया और सरकारी इदारों को इसके इंतजाम दिए गए। तमाम TMA, तमाम सरकारी मुलाजमीन, वासा को इसके अखराजात उठाने के लिए कहा गया और ये कॉलेज के अंदर जलसा किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब के लिए इस जलसे में लोगों को बड़ी तादाद में लाया गया, जिसमें अक्सरियत नौजवानों, बच्चों और ख़वातीन की थी, जैसा अमूमन खान साहब के जलसों में होता है। तो खान साहब के जलसों को हाज़िरी के हवाले से कभी भी रेट नहीं किया गया, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में बड़ा गौर से, संजीदगी से उसको देखा और सुना गया। पिछले कुछ दिनों से ये महसूस हो रहा था कि खान साहब ने शायद हाथ हल्का कर लिया, और जब से उनकी मुबैना तौर पर गैर अखलाकी वीडियोस की बात हो रही थी उसके बाद से खान साहब की बोलती तकरीबन बंद हो चुकी थी। लेकिन वो वक्त गुजर गया और खान साहब को लग रहा है कि अब उनके मुखालफिन शायद उनकी वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। खान साहब बहुत ताकतवर हो गए, तो उन्होंने एबटाबाद में क्राउड को देखकर कुछ ऐसी बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत से लोगों को मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा, तो इस पर रिएक्शन भी आया है और ISPR ने भी ये कहा है कि मुल्क के बेहतरी मफाद में मुसल्लह फ़ौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि फ़ौज ये कह रही है कि उनको मुल्क की मफाद में इस सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, यानी सियासत में ना घसीटा जाए। फ़ौज ने बड़ी मुश्किल से खुद को सियासत से डिस्टेंस किया है और इसकी वजह से उसको गैरों के भी शिकवे सहने पड़े और अपनों के भी वो ताने और शिकवे बर्दाश्त कर रही है। तो ISPR के तर्जुमान ने जो बातें की हैं वो 2-3 पॉइंट में आपको बता देता हूँ, फिर उनका उसके बाद क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं कि इस ISPR के बयान को कितना संजीदा लेना चाहिए या इसको रूटीन का एक बयान समझना चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में बड़ा संजीदा बयान है। मुल्की मफाद का जिक्र किया गया कि मुल्की मफाद में फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। तो मुल्क का मफाद क्या है? मुल्क का मफाद ये कि फ़ौज सियासत से दूर रहे या मुल्क का मफाद ये कि फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व रहे? तो खान साहब ये समझते हैं कि मुल्क के मफाद में फ़ौज को सियासत के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्योंकि वो कह चुके हैं कि फ़ौज जब सियासत में इन्वॉल्व होती है तो उनको उसका बड़ा फ़ायदा होता है। और उन्होंने पिछले DGI से किस किस्म के उन्होंने फ़ायदे लिए और वो समझते थे कि जब तक वो रहेंगे उनकी हुकूमत रहेगी। तो ISPR ने अपने बयान में कहा जी कुछ सियासी रहनुमा, साफ़ी, तजियाकार ये गैर मुसद्दका, हद तक अमेज़ और इश्तिआल अंगेज़ बयान दे रहे हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह अमल है। यानी अब इस लड़ाई में और भी बहुत से लोग शरीक हैं जो पिछली हुकूमत के पेरोल पे या उनके हमायती यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे काम करने वाले या टेलीविज़न एंकर, वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रेसिवली फ़ौज के ऊपर हमले कर रहे हैं। ख़ासकर वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं है और बैरून मुल्क जा चुके हैं, वो बराह रास्त फ़ौज को निशाना बना रहे हैं। तो इस पर फ़ौज ने कैटेगरिकली आज कहा कि ये यानी मुल्क के मफाद में अच्छा नहीं है कि इस फ़ौज के ऊपर इस किस्म की तनकीद की जाए, और फ़ौज अगर सियासत से दूर है तो उससे सियासत से दूर ही रहने दिया जाए, क्योंकि सबको पता है जब फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व होती है तो फिर क्या खिचड़ी पकती है। माजी इसका गवाह है और तारीख़ ये बताती है कि फ़ौज जब सियासत में इन्वॉल्व होती है तो इस हद तक इन्वॉल्व हो जाती है कि फिर मुल्क में मार्शल लॉ भी लग जाता है। क्या मुल्की मफाद में लोग ये समझते हैं कि बेहतर है कि इसमें मार्शल लॉ लग जाए या जमहूरी हुकूमत रहे? तो हाँ, सब बात नए इलेक्शन की कर रहे हैं, लेकिन दावत फ़ौज को दे रहे हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा यानी रिएक्शन दे जिससे वो ये तासुर मिले कि फ़ौज मुल्क में कोई इस किस्म की चीज़ चाहती है। तो फ़ौज मार्शल लॉ लगाने के हक़ में बिल्कुल नहीं है और वो चाहते हैं कि जो मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू है इसमें दानिस्ता तौर पर मुसल्लह फ़ौज और उनकी क़यादत को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है।
ये कोशिशें मुसल्लह फ़ौज के साथ साथ उनकी आला क़यादत के हवाले से है, यानी डायरेक्टली जनरल बाजवा साहब को या DISI को या फ़ौज की जो मेन स्ट्रीम जो क़यादत है उसको टारगेट किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है, फ़ौज को सियासत में कौन घसीट रहा है? तो हुकूमत को ज़रूरत नहीं है इस वक्त फ़ौज को सियासत में घसीटे, तो ये काम इमरान खान साहब कर रहे हैं और खुल कर रहे हैं। और कभी वो कहते हैं फ़ौज हमारी दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है, और फिर जब वो एबटाबाद में जलसा करते हैं तो फिर वो कहते हैं जी कि यहाँ पे मीर जाफ़र है, मीर सादक है। तो उनके इस तरह के बयानात से लग यूँ रहा है कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि उनको क्या लाइन लेनी है। अब वो एग्रेसिव है, क्यों अग्रेसिव है? पहले एबटाबाद जलसे में जो खान साहब ने कहा वो आपको बताता हूँ। खान साहब ने कहा जी कि इस्लामाबाद में इंसानों का जुनून आने वाला है और इस्लामाबाद में एक ही आवाज़ होगी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका से साजिश करके हमारे ऊपर बैठे हैं और हम इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। साजिश में यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक शामिल थे। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। तो अब आ जाते हैं खान साहब के बयान के ऊपर जो उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक की बात की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कौमी इदारों की तरफ निशाना है, और उस पर फिर रद्द-ए-अमल भी आया ISPR का बड़ा सख्त, और उन्होंने इन्वर्टेड कामा में समझाने की कोशिश की कि हमें ना बुलाएं, अब हम आगे तो फिर परेशानी होगी आपके लिए। अब सवाल ये कि जिन्हें यानी कह रहे हैं हाँ साहब मीर जाफ़र और मीर सादिक, तो मीर जाफ़र और मीर सादिक ने तो मुल्क तोड़े थे, अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने मिलकर गद्दारी की थी, लेकिन जिनको आप मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं, अगर वो गद्दार होते तो ये मुल्क अब तक कई हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। ये वही मीर जाफ़र और मीर सादिक है जिन्होंने पाकिस्तान को इंटैक्ट रखा हुआ है और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। तो खान साहब सिराजुद्दौला बनने के चक्कर में जिन लोगों को मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं, कल को इन्हीं लोगों को वो खालिद बिन वलीद और पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे। तो अब पाकिस्तान को जिन्होंने बचा रखा है, उन कुव्वतों के ऊपर निशाना या उन कुव्वतों को जिस तरह अटैक किया जा रहा है, ये बयानिया ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये सारा झूठ का बयानिया। और खान साहब ना खान साहब सिराजुद्दौला है, ना खान साहब रियासत मदीना के वाली हैं, वो मीका वेली हैं। उनको सियासत की वो जो कहते हैं ना ईवल्स चीज़ें, शैतानी जो मंसूबे होते हैं, उनके ऊपर उनको अमल करना आता है। इस पर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने इसको साजिश करार देते हुए ये कहा जी कि पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जो साजिशी बयानिया घड़ा जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ जो है वो यानी कानूनी कार्रवाई होंगी, क्योंकि एबटाबाद में खान साहब ने रियासत पाकिस्तान, आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये समझते कि मीर जाफ़र या मीर सादिक कहकर वो इदारों को निशाना बना रहे हैं, तो वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। तो क्या शहबाज शरीफ, इमरान खान या वो लोग जिन्होंने एबटाबाद जलसे में खिताब किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? और क्या ये कानूनी कार्रवाई खान साहब की गिरफ्तारी पर ख़त्म होगी या कोई और भी रास्ता है? तो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जो है वो ज़ेर गर्दिश है। ईद से पहले ये कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च से कबल ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा इमरान खान को, और उन पे बहुत सारे केसेस हैं, आर्टिकल 6 से लेके अब आर्टिकल 6 है, फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आने वाला, वो तो जब फ़ैसला आएगा तब की बात है। लेकिन मदीना की रियासत के दाई ने जो कुछ मदीना में करवाया, उस पर बहुत से थानों में मुकदमात हैं, यानी वो जो तौहीन हरमैन शरीफैन के मुकदमा पाकिस्तान की मुख्तलिफ़
थानों में दर्ज है, उनमें खान साहब मेन मुलजिम हैं। उनके साथ शेख रशीद, शहबाज गिल और शेख रशीद का भांजा तो भतीजा तो गिरफ्तार है। तो इसी मुकदमे में वो गिरफ्तार है। तो इसका मतलब वो मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, मुकदमा ऑन है। तो क्या उसमें गिरफ्तारी होगी या फिर जो कुछ खान साहब ने अब कहा है उस पर गिरफ्तारी होगी? इमरान खान को भी अंदाज़ा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो वो उनकी पार्टी भी प्लानिंग कर रही है कि गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है। लेकिन इससे कबल साफियों से भी मुलाकात की। नवंबर में तब्दीलियों का जो सवाल पूछा गया, यानी आर्मी चीफ लगाने के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा ये बात अभी कबल वक्त है, अभी तो हमें आए हुए 3 हफ्ते हुए हैं और हम तो काम कर रहे हैं। और अभी जो हमें प्रॉब्लम है वो आईनी और कानूनी बहुत सारी रुकावटें हैं। सदर पाकिस्तान जो कुछ कर रहे हैं वो गैर आईनी। हमारे पास 2 रास्ते हैं, मुआवजा ही करें या फिर सब्र करें। तो अभी हम सब्र कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है। तो 2 चीज़ें यानी इसमें वाज़ा होगी। एक तो हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी इमरान खान के ख़िलाफ़, वो आज हो, कल हो, लॉन्ग मार्च से पहले हो, लॉन्ग मार्च के बाद हो। लेकिन अगर वज़ीर पाकिस्तान ने कहा तो इसका मतलब है कि इस पर हुकूमती हलकों में कोई ना कोई काम ज़रूर चल रहा है। इसका काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की जो कॉल दे रखी है। अब तो सर यानी आज 9 तारीख है, खान साहब के पास चंद दिन बाकी रह गया। खान साहब ने 20 मई से पहले बता रहा है कि उन्होंने किस डेट को लॉन्ग मार्च करना है, यानी करना मई के आखिरी हफ्ते में। तो कोई 3-1 हफ्ते तकरीबन कह लें उनके पास बचे हैं, जिसमें उन्होंने यानी अपनी तहरीक को हतमी शक्ल देनी है। और अब वो प्लान कर रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा से 5 लाख बंदा ले आएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा उनका होम टाउन है, वहाँ उन पर उनकी हुकूमत है और पख्तूनों के अंदर उनका बयानिया बिक रहा है। क्योंकि पख्तूनी को अगर कह दिया जाए कि आपकी गैरत पे हमला हो गया, तो वो इसको उनके लिए सबसे बड़ी बात यही, गैरत जो है उनके लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है। गैरत के नाम पे तो अफगानिस्तान में इतनी अरसा जंग लड़ी गई, तो पख्तूनों को गैरत का चूरन बेचा जाए तो जल्दी बिक जाता है। तो हमारे पख्तून भाई वो इसको बाय कर रहे हैं, तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा से और हुकूमत भी है सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी, तो बंदे इकट्ठे कर लेगी। तो 5 लाख ना सी तो 50,000 तो निकाल ही लेगी ना। तो 5 लाख का टारगेट वहाँ से है और सिंध से और पंजाब से 5 लाख का टारगेट है। यानी अगर पंजाब को आप देखें 6 लाख का टारगेट जी, 3 लाख सिंध से आ जाएगा, 3 लाख पंजाब से आ जाएगा। हालांकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीटें यहाँ पे, और पंजाब से जो जीता है वो हुकूमत में भी जाता है, जिसकी मेजॉरिटी हो। हाँ साहब को भी हुकूमत इसलिए मिल गई थी ना। तो पंजाब में उनको लग रहा है कि पंजाब से 2-3 लाख बंदा निकलेगा। इसका मतलब ये कि पंजाब उन्होंने अपने कागज़ों में पंजाब को फ़ारग कर दिया। बलूचिस्तान भी उनके कागज़ों में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो उनको एक्सपेक्टेशन किससे है कि कश्मीर बल्दिस्तान से में 1-1 लाख बंदा आ जाएगा। तो अभी भी उनका जो फिगर बन रहा है वो अगर बकौल यानी तहरीक इंसाफ की अगर जमा तफरीक को देखा जाए तो 5 और 6 11 और 1-1 लाख, तो ये 12-13 लाख वो अपने कागज़ों पे लिख के बैठे हुए। हालांकि खासतौर पर 20 लाख का है, तो उन्हें भी पता है 20 लाख लोग नहीं आएंगे। तो अगर 20 लाख ना भी आए तो 2 लाख लोग भी आ गए तो इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। वैसे इस्लामाबाद में तो 50,000 लोग भी आ गए तो इस्लामाबाद चौक हो जाएगा। इसके अलावा प्लान ये किया जा रहा है जी, अगर हम पूरे शहर जाम कर देंगे, अब शेख चिल्ली जितने मर्जी मनसूबे बनाएं, ये उन्होंने माजी में करके देखा हुआ। जब हासिफ कंटेनर पे खड़े थे या लॉन्ग मार्च कर रहे थे धरना, तो उन्होंने ये इस तरह की तरकीबें आजमा के देखी हैं, लेकिन इन तरकीबों से ना हुकूमत गिरी थी ना हुकूमत को फ़र्क पड़ा था। तो अब वही रीप्ले है, उनके पास नया प्लान कुछ नहीं है, पुराना प्लान है जिस पे अमल कर रहे हैं कि जी शहर जाम कर देंगे, उधर इस्लामाबाद में बैठे होंगे, उधर लाहौर जैम होगा, कराची जैम होगा, कोयटा जैम होगा, थरथली मच जाएगी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगी। लेकिन कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये प्लान अभी तहरीक इंसाफ के पास भी। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि हम 1 दिन वहाँ रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, या कितने दिन लोग को वो रखने में कामयाब होंगे। अभी ताज़ा अमल है तो जलसे में लोग आ जाते हैं, जलसे में सुबह आए, शाम को आए, तफरी, हॉलीडे, संडे, तो बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इतवार का रोज़ हो तो जलसा अच्छा हो जाता है। छुट्टी होती है कई शहरों में जुम्मे को छुट्टी होती है, तो वहाँ भी जलसा अच्छा हो जाता है। जुम्मे करो तो जुमेरात को हो जाता है कि अगले दिन छुट्टी है। फिर उन्हें ये पता है कि हमारी गिरफ्तारियाँ होंगी, तो उसके लिए भी उन्होंने बैकअप प्लान बनाया हुआ जी कि अगर गिरफ्तारियाँ होंगी तो मुतबादल क़यादत जो है वो तैयार की जा रही है, वो कारकुनान को हिदायत देगी, एहतजाज बड़ा शदीद करेंगे, आग लगा देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस तरह की जो प्लानिंग है ना उन्होंने कर ली हुई है कि गिरफ्तारी की सूरत में पहले तो उन्होंने कहा जी जब ऐलान करना है इन्होंने कि किस दिन हमने इस्लामाबाद पहुंचना, उसके बाद ये सारी क़यादत गायब हो जाएगी।
ताकि गिरफ्तारियां ना हो सकेंगी। और गायब होने का बेहतरीन तरीका है कि सारे के सारे जाके खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाएं, वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है तो गिरफ्तारी नहीं होगी। वहाँ से बैठ के ये सारी यानी जो लॉन्ग मार्च है या धरना है इसको प्लान किया जाएगा। अब हुकूमत भी इसका प्लान कर रही है। हुकूमत ने भी जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो बाउंड्री लाइन है ना उसके ऊपर कुछ करने का प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी हुकूमत अपने कार्ड जो है ना वो रख रही है अपनी जेब में, वो शो नहीं कर रही कि क्या कार्ड्स हैं और किस तरह करने हैं। तो सियासत के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत अपनी तैयारियों के साथ है और अपोजिशन अपनी तैयारियों के साथ है। अब वो उनको जल्दी क्यों पड़ी हुई इलेक्शन की, हालांकि कल एक इलेक्शन की तजवीज़ आई, लेकिन इसमें वो अच्छी तजवीज़ थी और वो तजवीज़ नवाज शरीफ की जानिब से आई थी कि अक्टूबर में इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए और ये हुकूमत जो है इसको चाहिए कि अक्टूबर में इलेक्शन करा दे। ये तजवीज़ इसाक डार के ज़रिए फ्लोट की गई थी और इसाक डार नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी है और इस वक्त लंदन में बैठ के नवाज शरीफ जो कुछ करते हैं वो उनके राइट लेफ्ट में इसाक डार मौजूद होते हैं, तो उनको सारी चीज़ों का इल्म है। इसलिए इस तजवीज़ को ये समझना कि ये इसाक डार की कोई ज़ाती तजवीज़ हो सकती है, मैं इससे इत्तफाक नहीं कर सकता। मेरे ज़राए कहते हैं कि ये तजवीज़ नवाज शरीफ की जानिब से आई है कि इलेक्शन अक्टूबर में करा दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास अब कितने पॉपुलर हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की जो अपनी पॉपुलरिटी है उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन इस तजवीज़ को ना हुकूमत की जानिब से कोई पजीराई मिली, ना हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से कोई इसको सेकंड किया गया, ना इसको उन लोगों ने बाय किया जिन लोग जो इलेक्शन के ख्वाहिशमंद हैं। यानी ख्वाहिशमंद कौन है सबसे ज़्यादा? खान साहब। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। क्यों कराना चाहते हैं वो इलेक्शन? नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। नवंबर से भी उनकी मुराद ये है कि अक्टूबर से भी पहले हो जाना चाहिए, अक्टूबर से पहले कि सितंबर से पहले होना चाहिए। तो उनका इरादा ये कि अगस्त तक इलेक्शन हो जाए, अगस्त में हुकूमत आ जाए, तो जून जुलाई अगस्त जून में हुकूमत बजट पेश करे, इलेक्शन अनाउंस करे, 2 महीने में इलेक्शन कराए और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह फिर हम इक़्तिदार में आ जाएंगे और फिर हम आके नया आर्मी चीफ लगाएंगे। ये जो पसूड़ी पड़ी हुई ना, ये सारी लड़ाई पड़ी हुई है नया आर्मी चीफ लगाने की। वरना तो हाँ सबको चाहिए ये था कि वो कहते जनाब इनको करने दो साल 1.5 साल हुकूमत, ये नाकाम हो जाएंगे क्योंकि महंगाई तो कंट्रोल नहीं कर सके और आते इन्फ्लेशन भी जाहिर है जो आप बम खास सब लगा के गए वो फट रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्हें कैश करना चाहिए था कि हुकूमत नाकाम हो गई, लेकिन उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है कि मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है महंगाई हो गई है, मीडिया क्यों नहीं कर रहा। उनकी तान मीडिया पे टूटती है कि मीडिया मीडिया बेवकूफ़ नहीं है। मीडिया ने आपकी हुकूमत जब आई थी तो पहले दिन शोर नहीं मचाया था कि महंगाई हो गई। मीडिया को तो 6 महीने तक ये कहा गया जी मुस्बत खबरें दें, तो मीडिया तो बेचारा 6 महीने साल तक मुस्बत खबरों से बाहर ही निकला। आपने कहा अंडे कट्टे मुर्गियां बेच के हम मैशत ठीक कर लेंगे, मीडिया ने वो भी आपकी बातें दिखा दी, सुना दी और कहा जी हाँ सब बड़ा विजन लेके आए ने और पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल लेके आए कि अब लोग अंडे कट्टे बच्चे देंगे। फिर आपने लंगर खाले खोले, फिर आपने वज़ीर हाउस को की भैंसें नीलाम कर दी, बचत की स्कीमें। तो मीडिया ने आपको नहीं कहा कि महंगाई हो रही है, मीडिया को पता था कि आप साल 6 महीने हुकूमत सेटल होने में लेती है। लेकिन जब आपने साल 2 साल गुजार लिए तो समझ आ गई कि पल्ले कुछ नहीं गा, यानी पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। उसके बाद मीडिया ने समझ लिया कि इनके पास कोई प्लान नहीं है और ऊपर से ये चीज़ों पे काबू नहीं पा सकते। तो उसके बाद फिर महंगाई की बात हुई और की गई। अब आप समझते हैं जिनकी हुकूमत 3 हफ्ते हुई आते हुए उसके ऊपर बात करें तो उसके ऊपर भी बात हो रही है, बताया जा रहा है कि जनाब कौन सी चीज़ महंगी है और कौन सी नहीं। कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि सिंध पंजाब में आटा महंगा हो गया और कहीं प्याज महंगा हो गया, कहीं मुर्गी महंगी हो गई है, सब्सिडी ख़त्म हो गई है, तो महंगाई तो है, तो उसकी बात तो हो रही है। लेकिन अभी इनको इस बुनियाद पे जज करना कि जी 3 हफ्ते में महंगाई ठीक कर लेते तो ये नामुमकिन सी बात है। कुछ काम किए हैं लेकिन इसके ऊपर हाँ सब सियासत नहीं कर रहे। हाँ सब की सियासत सिलेक्शन करा दो, मैनू वो अमरीका ने लाता, मैनू अमरीका ने ला दिया। तो यानी इमरान खान साहब की अगर तकरीरों को सुने तो लगता है कि वो अपने आप को बहाल करके अमेरिका को शिकस्त देना चाहते हैं। तो वेरी गुड, अमेरिका को शिकस्त दे के फिर आप सुपर पावर बन जाएंगे और फिर सारी दुनिया आपके कदमों में झुक जाएगी। वेरी गुड। तो गलती होती जाती है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। तो ये आपने दौरा हुकूमत में आपने 25,000 अरब कर्ज किसने लिया था और किससे लिया था? दूसरों को आप कहते हैं हम भिखारी नहीं है, तो इनसे बड़ा भिखारी कौन है जिन्होंने सारी उम्र चंदा मांगा, अतियात मांगे, भीख मांगी और कहा जी हम भिखारी नहीं है। वो ईदी साहब वाली बात आपने सुनी होगी ना, ईदी साहब ने इनके लिए चंदा मांगा था और किसी जगह पे फिर ईदी साहब को बुला लिया गया तो खान साहब ने कहा इस भिखारी को कहाँ बुला लिया। तो जो शख्स ईदी के बारे में इस किस्म के ख्यालात रखता हो कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलांथ्रोपिस्ट था
जिसने वाकई काम किया लोगों के लिए और लोग उनको याद रखते हैं, ईदी साहब को, तो उनको जो भिखारी कहे और फिर खुद भी इसी तरह जगह जगह चंदा मांगने की, अब वीडियो उनको दिखा देना किस तरह लोगों से 2-2 रुपये खान साहब अपनी जेब में डाल रहे हैं, दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खान साहब का उस वक्त इमेज बिल्डिंग किया जा रहा था कि जी ये बड़े, यानी इस मुल्क में लोग उस शख्स की बड़ी इज्जत करते हैं जो इस तरह के फलाई काम करता है। हर वो बंदा चाहे वो कैसा भी हो, ईदी साहब की लोग इज़्ज़त करते हैं। मलक रियाज को आप लाख बुरा कहें, लेकिन उसने जो खाने के दस्तरखान लगाए लोग उनको उस हवाले से अच्छा भी कहते हैं कि यार वो उसने इतना काम तो किया है ना। और इस तरह के सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, तो सबकी इज़्ज़त है जो फलाई काम करते हैं, उनको हम आसमान पे बिठाते हैं। इमरान उल हक क्या था? इमरान उल हक एक सिंगर, और उसकी एज ए सिंगर जो भी होगी, लेकिन उसने जब से फलाई काम शुरू किए, कोई अस्पताल बना लिया, कुछ किया, तो थोड़ी सी उसकी माशी में इज्जत बनी हुई है। मैंने भी बन गया, और आजकल वो हुकूमत जाने के बावजूद एक बड़े इदारे का सरबराह है, और वो उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वो मुद्दत मुलाजमत इतनी होती, मौजा लगी हुई है, 3 साल तक उसे हटाएगा कोई नहीं, खास अब की हुकूमत रहे ना रहे। अक्टूबर में जो इलेक्शन की तजवीज़ थी उसको किसी ने बाई नहीं किया, और वो एक सीरियस तजवीज़ है। खास साहब ने इसलिए बाई नहीं किया कि वो अक्टूबर में इलेक्शन चाहते ही नहीं है। उनका तो इलेक्शन ख्याल है कि इलेक्शन जो है ना बस मई का महीना है, आप इलेक्शन अगस्त सितंबर में अनाउंस करें और जून में बजट आप दें, फंसे आप, और फिर हम हुकूमत में आ जाए। उनका ख्याल है कि हम बस जितनी पॉपुलरिटी है, जितना जलसे जो लोग आ रहे ने, तो बस असी आए तो खड़े और हम गए, बस हुकूमत तो हमारी हाथ में है। तो इस वक्त वो कहते हैं पाँचों घी में और सारे कढ़ाई में। तो अब आपको खबर देते हैं FIA की कि FIA क्या कर रही है, क्योंकि फ़ौज खुद तो लोगों को नहीं पकड़ सकती। आपको याद होगा DGSPR की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ बातें हो रही हैं तो फिर ये काम हुकूमत का है, तो हुकूमत के ज़ेर असर या कह लें मातहत इदारा है FIA। तो FIA बिल्कुल हरकत में आया हुआ है, और उन्होंने यानी जो FIA का स्टेटमेंट आया ना, वो इसी तनाज़र में जिस तनाज़र में ISPR का बयान है। तो हुकूमत, इसका मतलब है कि अगर कोई कार्रवाई होती है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो फ़ौज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई फ़ौज ने नहीं करनी, हुकूमत ने करनी है। ये बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। ये है शहबाज शरीफ का असल इम्तिहान कि वो इस पर पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। तो आज उन्होंने कहा था कि इमरान खान की उस पर मुकदमा करेंगे, कानून हरकत में आएगा, जो उन्होंने एबटाबाद में कहा है। FIA ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट काबिल एतराज़ और बागियाना नहीं होनी चाहिए, ये वार्न किया FIA ने। और जो लोग बाहर बैठे हैं तारिकीन वतन, उनके ख़िलाफ़ अगर उन्होंने कोई कानून इस तरह की हरकत की तो उनके नाम हम ECL में डाल देंगे। ECL में डालने का मतलब है कि तुम बाहर ही बैठे रहोगे, पाकिस्तान आओगे तो फड़े जाओगे। तो इससे पहले भी कई लोग बाहर जा चुके हैं, तो तरीके इंसाफ वाले बड़ी बगले में जा रहे हो जी, पहले तुसी गड़ा ले आओ विकास गुराए नू फलाने नू ये वो। तो ये बात लाने की नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि आपका पाकिस्तान में आना बंद हो जाएगा, आएंगे तो पकड़े जाएंगे। ये FIA कह रही है, ज़रा समझने की बात है। उन्होंने कहा कि तारीकीन वतन पीका एक्ट 2016 का मुतालिया करें। पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम नहीं किया जा सकता। जाली खबरों की बुनियाद पर बदनाम करने की कोशिशें पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जुर्म हैं। आप बाहर बैठ के नहीं कि हमारे वो दोस्त एक साफ़ी हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम, जो मैं ले भी देता हूँ, समी इब्राहिम, वो बेचारे अमेरिका गए हैं, उन्होंने वहाँ से एक बड़ा धांसू किस्म का वीलॉग किया और वो सारा फ़ौज के ऊपर अटैक है। तो उनके ख़िलाफ़ FIA हरकत में आई हुई, उनको नोटिस जा रहे हैं। कुछ और लोगों को भी गए हैं साफियों, वो 5 एंकर जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर रहे थे, तो वो मार्क हुए हुए, यानी कर तो ज़्यादा रहे हैं। कुछ 6 एंकर सुना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, 5 एक ऐसे हैं जो कि भी उनको सपोर्ट हासिल है, उन शायद पेशावर की है या उधर उधर किया है, या पेशावर है, खैबर पख्तूनख्वा की तो है ही ना। तो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर ये बिल्कुल अलग एंटिटी पाकिस्तान से बनी हुई है। इसे अगर मैं ये कहूँ रियासत के अंदर रियासत है तो गलत नहीं होगा कि एक रियासत वहाँ से ऑपरेट हो रही है। तो जिन एंकरों को लाइन आ रही है वहाँ से 5-6 लोग, उनके नाम FIA ने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। तो उनको वो कह रहे हैं जनाब इनके खिलाफ रियासत बदई बन जाएगी और इनकी माफ़ी भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं, इन्होंने तो जो कुछ किया वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किया।
ये जो 5th जनरेशन वार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ब्रेक करना है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह समी इब्राहिम साहब के खिलाफ, वो हमारे दोस्त हैं, उनका एक नुक्ता नज़र है और वो नुक्ता नज़र इस वक्त अपनी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, तो इसलिए उनकी वो वास पे आए हुए हैं। रेड लाइन्स होती है ना, जैसे हामिद मीर ने तकरीर कर दी जज्बात में आकर, तो रेड लाइन थी, तो फिर वो बेचारे ऑफ एयर रहे काफ़ी अरसा, फिर उनको माफ़ी मिल गई। तो इस तरह इनको भी माफ़ी मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी उनको रोकना तो है, तो उन्होंने उनको नोटिस वगैरह जा रहे हैं। तो FIA ने कहा जी ये जो हम कह रहे हैं ना कि तारीख़ वतन के नामी सेल में डाल देंगे, इससे मुहिब वतन शहरी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कानून तोड़ने वालों के लिए सब कुछ है। और रियासत मुखालिफ बयानात पर एक यूट्यूबर के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बाकायदा इन्होंने अनाउंस कर दिया FIA ने, हम सभी इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो यूट्यूबर रियासत मुखालिफ झूठी खबरें फैलाने में मुलव्वस है। इसने बैरून मुल्क रहते हुए पाकिस्तान में हिजान पैदा करने की कोशिश की। यूट्यूबर को इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी किया जाएगा। वैसे तो हम यानी इसके खिलाफ है कि सहाफ़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन बाज़ हमारे दोस्तों का ख्याल है कि एक रेड लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब वो रेड लाइन क्या है वो कभी किसी ने बताया नहीं कि रेड लाइन क्या है। वो जिसका जो दाव चलता है वो कर लेता है। अब समी इब्राहिम पे रेड दायरा लगा हुआ है। उन्होंने वैसे एक ही मेरा ख्याल वीलॉग किया है। अमूमी तौर पर जब पाकिस्तान में प्रोग्राम कर रहे थे तो बड़े यानी विदन अपने जो जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं उनमें रहते उन्होंने काम किया है। ये पता नहीं उन्होंने किस दूर में किया। मैंने किसी ने कहा था कि शायद हो सकता है वो अमेरिका में ठंड ज़्यादा हो तो वो गर्म होने के लिए कुछ ना कुछ बंदा करता है, तो उस मोड में कर दिया। और फिर अब सोशल मीडिया पे चीज़ ऐसी है कि आपने एक दफ़ा शेयर कर दी तो गई, फिर आपके हाथ में नहीं रहते। जैसे वो एक किस्सा है ना कि वो एक कश्ती में चंद लोग बैठे हुए थे, तो कश्ती डूबने लगी तो सुराख हो गया। तो उसने कहा जी मल्लाह ने पानी आ रहा है जिसमें, उसने कहा यार अब तो डूबना ही है, तो चलो कोई बात ऐसी करो कि हमारी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाए और हम फिर देखते हैं, डूबना तो मुकद्दर है वरना बड़ा टेंशन रहेगी। तो एक वहाँ बैठे हुए शख्स ने, जो कि बड़े बिजनेसमैन का मुलाजिम, तो उसने कहा सर बात आपको बतानी थी लेकिन बताई नहीं कि आपकी बेटी जो है वो घर से चली गई है। तो सब ने उसके साथ इजहार हमदर्दी अफसोस करना शुरू कर दिया कि बड़ा अफसोस हुआ, ये हुआ वो हुआ। बातों बातों में वो कश्ती किनारे लग गई और डूबने से बच गई। जब वो कश्ती से उतरे तो वो मुलाजिम ने कहा साहब मैंने तो आपका ध्यान बटाने के लिए बात की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा बेटा तूने तो बात की थी लेकिन अब मेरी बेटी वाकई घर से निकल गई, क्योंकि बात निकल गई। अब जिन लोगों को बात पता चल गई है, मैं कहूँगा भी कि ये झूठ था तो लोग नहीं मानेंगे। तो इसी तरह होता है सोशल मीडिया, वो है यानी तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। तो जनाब सोशल मीडिया पे जिन्होंने डाली है वीडियो, फिर उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। एक और खबर नसरीन जलील बन रही है। गवर्नर सिंध उनका नाम रिकमेंड किया है, MQM ने फॉरवर्ड किया था, उनको सब ने रिकमेंड किया और अब वो भेज दिया गया नाम वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पाकिस्तान को। और वो मुमकिन तौर पे सिंध की नई गवर्नर होगी बेगम राना लियाकत अली के बाद। वो पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर, ये दूसरी खातून गवर्नर कह लें, होंगी। नसरीन जलील को बहुत कम लोग जानते हैं, मैं थोड़ा उन लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं खान साहब हूँ कि मैं अमेरिका को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, बरतानिया को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और लाइटिंग को सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ। वो वैसे खान साहब की वीडियो देख के तो जो उन्होंने लाइटिंग के हवाले से की है ना, कल जो मैंने आपको दिखाई थी कि बाल बना रहे हैं लाइटिंग और लाइटिंग में लेक्चर दे रहे हैं, वो कहते हैं बल्ले नहीं शौकीन जटिए, वो एक्टिंग पूरी स्किल है उनके अंदर। तो नसरीन जलील की बात हो रही है। नसरीन जलील बहुत अरसे से MQM में है और उनकी हैसियत समझ लें कि अगर कोई MQM के अंदर अगर टॉप पे जो खातून है जिनको बाजी कहते हैं, आपी कहते हैं, वो उनमें से एक है। और वो बड़ी यानी उनका एहतराम बहुत है MQM के अंदर। वो MQM में अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब रही हैं। उनके मियाँ भी MA जलील, उनका नाम भी गवर्नर सिंध के तौर पे किसी ज़माने में लिया जाता था। डॉक्टर इशरतुल और MA जलील ये दोनों 90s में जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था और MQM की क़यादत पाकिस्तान से बाहर गई थी, तो ये दोनों अल्ताफ़ हुसैन के बहुत करीब थे और अल्ताफ़ हुसैन के जुमला मामलात को संभालते थे। अगर इसको कहा जाए कि ये अल्ताफ़ हुसैन के फ़वाद हुसैन फ़वाद कह लें, मैं शहबाज गिल नहीं कहना चाहता,
उधर उनकी बेतौकीरी हो जाएगी। तो उनके वालिद ज़फ़रुल हसन क़याम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर थे। कराची यूनिवर्सिटी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया हुआ है। बड़ी टैलेंटेड खातून है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका वो डिप्टी मेयर भी रही है कराची की, और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात है, और मैं समझता हूँ कि अच्छी चॉइस है। मेरे ख्याल में था कि शायद किसी और को लगाया जाएगा। आमिर खान मेरे ज़हन में नाम था कि आमिर खान को लगाया जाएगा, क्योंकि आमिर खान भी इसी तरह की पर्सनैलिटी है, और उन्होंने एक ज़माने में हकीकी में चले गए थे, लेकिन बाद में MKM में वापस आ गए। और MKM जब से अल्ताफ़ हुसैन से यानी डिसएसोसिएट हुई है या कर दी गई है, तो उसके बाद से उनका बड़ा रोल रहा है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का और आमिर खान का। तो नसरीन जलील उन्होंने जो चॉइस की है, मेरा ख्याल है मुनासिब चॉइस है, और वो फ्रेंडली खातून है, यानी वो ऐसी खातून है जिनको आप कह लें शीरी मजारी नहीं है, मैंने बहुत ही आकड़ नहीं की। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी कि ये तो इन्होंने खातिर लिखा था इंडिया को या किसी और को, और ये गद्दार है, फलाने हैं। और उस ज़माने में सारे लोग ये करते थे, जब ऑपरेशन चल रहा था तो MKM ज़ेर ताब थी तो वो मदद के लिए बोलती थी, जब उनके ऊपर ऑपरेशन के चल रहे थे। जब आप ज़ेर ताब होते हैं तो फिर आप सबको आवाज़ें देते हैं, जबकि अभी जैसे शीरी मज़ारी ने UNA को खातिर लिखा हुआ है, और पंजाब का गवर्नर कह रहा है मैंने 4 फौजी दे दो। तो इस तरह की चीज़ें जब आप मदद मांगते हैं किसी न किसी से, तो उन्होंने भी मांगी होगी। वो जो एक प्रोपेगेंडा या फिफ्थ जनरेशन वॉर, मैंने वैसे कभी बाय नहीं किया, मैंने कभी आपसे 5th जनरेशन वॉर का जिक्र भी नहीं किया। मैं इस नज़रिए कोई मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम को गुमराह किया गया इससे, और ये अब उसका नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर इस कदर फस क्रिएट हुआ है, लोगों को बता कि जी ये 5th जनरेशन वॉर है, फलाना गद्दार है, फलाना यूँ है, मोहसिन दावड़ यूँ है, MKM वाले यूँ है। तो फिर उसका नतीजा भुगत लिया ना हमने, कि वो आग हमारे अंदर जो है वो उसका धुआं अभी तक उठ रहा है। काबू पालेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि जिन्होंने किया होता सब कुछ, उन्हें अंदाज़ा होता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो फवाद चौधरी ने कहा जी उनकी तो वो तो गद्दार है, तो यानी आपके साथ थे तो ठीक थे, हुकूमत में थी MKM तो बड़ी बेवतन थी, लॉयल थी, उनके वज़ीर भी थे, उनके 9-0 भी खास हाज़िरियाँ देते रहे, गए ना फिर जब हुकूमत जाने वाली थी तो माथा टेका, वहाँ जाके नमस्कार किया। तो अब जी नसरीन जलील यूँ और वो, तो अगर गद्दार थी तो आप पहले क्यों उनको हुकूमत में लेके बैठे हुए थे? तो ये सारी जो इल्ज़ामात होते हैं ना, ये समझ लें आपके ये सियासी खेल का हिस्सा होते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती। इसलिए आवाम को हम कहते हैं कि आप ये चीज़ें बाय ना करें। सियासतदानों का काम है, वो आज कल कुछ बात करें, कल कुछ बात करेंगे। आज वो किसी को गालियाँ दे रहे, कल उसी के साथ बैठ के चाय पी रहे होंगे। कल को कह रहा था किसी को पेट फाड़ेंगे, तो फिर आज वो हुकूमत में साथ बैठे हुए हैं। तो ये सियासत क्या है? सियासत इसी को कहते हैं। और ख़ास बात, जिनको गालियाँ दे रहे कल इनको बड़ा अच्छा समझते थे, कल अगर फिर वो आ जाएंगे हुकूमत में, फिर इनको अच्छा समझेंगे, फिर इनकी तारीफ़ें करेंगे। तो ये सियासत में होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।